स्टेबल भैंस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी प्रेरणादायक कहानी है। एक बूढ़े माँ बाप की कहानी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुरेश बाबू अपने बेटे और बहू के रोज़ रोज़ के झगड़ों से परेशान होकर अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और दुखी मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, यह कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्धा आश्रम में रहते थे। सुरेश बाबू ने रोते हुए उन्हें बताया कि अब मैं भी वृद्धा आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त महेश स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। सुरेश बाबू ने केवल इतना ही कहा, मैं रोज़ रोज़ के कलह से परेशान आ गया और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। उसी समय पर उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे। रोज़ रोज़ के अपमान और जिल्लत की ज़िंदगी से परेशान सुरेश बाबू वृद्धा आश्रम पहुँच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वह सबके साथ हालचाल बांटते, बातें करते, रोज़ सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे सुरेश बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम ज़्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज़ के कलेश से सुरेश बाबू का हृदय छलनी हो गया था। वो हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे, तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया करता था। एक दिन सुरेश बाबू वृद्धा आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्धा आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धा आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है, जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों से आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी, वह उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 67 वर्ष की करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 40 से 45 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग महिला औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बातें कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वह दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धा आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर दुखी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धा आश्रम में आ गई। सुरेश बाबू की ओर देखते ही वह अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी सुरेश बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। सुरेश बाबू बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ पाए कि वह महिला कौन है। अक्सर सुरेश बाबू देखते कि वह महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज़्यादा चेहरा छुपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो सुरेश बाबू उस समय टहलने के लिए निकले वाले बागवानी करते उस महिला के सर से पल्लू उतर गया। उस महिला का चेहरा देखते ही सुरेश बाबू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे।
लेकिन तुम नहीं थे, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद सुरेश बाबूजी की नज़रें बार बार लक्ष्मी देवी को ही ढूंढ रही थी। वह उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहते थे कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है, फिर आज ऐसा क्या हो गया? सुरेश बाबू उधर किसी व्यक्ति से पूछते हैं, 2 दिन पहले जो महिला वृद्धा आश्रम में आई थी वह आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह माता जी आज बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी है, क्यों ना हो परेशान, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। बार बार अपने घर को याद कर रही है, सुबह से अपने कमरे में बैठे रोए जा रही थी, इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया। यह सब सुनकर सुरेश बाबू का मन परेशान हो गया। वो जानना चाहते थे कि आखिर लक्ष्मी देवी के साथ हुआ क्या है, इसलिए थोड़ी देर बाद वह महिला विभाग में लक्ष्मी जी के पास गई। सुरेश बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर लक्ष्मी जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी सुरेश बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालात में कैसे पहुँची? लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर सुरेश बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सम्मान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है? क्या बूढ़ों को कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने विचारों में मगन सुरेश बाबू वृद्धा आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर पत्थर से टकराया और वह गिरते गिरते एक पैर को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो हैं? ना लगी तो नहीं? मैं अभी ठीक कर देता हूँ। सुरेश बाबू कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए सुरेश बाबू प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए। कहीं चोट तो नहीं लगी? आप अपना पैर दिखाइए। अगर और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब वह बाथरूम में फिसल कर गिर रहे थे और उनके पैर में ज़्यादा चोट लगी थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा राजू चिल्लाकर बोला, क्या आप संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हुए उससे इतना भी नहीं ना बन पाया कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब सुरेश बाबू का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही वह बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई है आपकी। ना जाने ऐसी कितनी बार हुआ जब सुरेश बाबू ने अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते सुरेश बाबू अभी अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र महेश जी आते हुए दिखाई दिए। महेश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर सुरेश बाबू बोले, क्या बात है महेश, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। तभी महेश जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फ़ोन आया था कि आज वह मुझे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। महेश जी की बात सुनकर सुरेश बाबू कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालात कर दी, तुम्हें वृद्धा आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तभी महेश जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है, मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुरेश जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए।
सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या लक्ष्मी जी के साथ ही नहीं है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग का की कोई न कोई कहानी है। सभी की ज़िंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम में नहीं आता। जब तक एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता तब वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर है। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को बदल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उस घर में रहने वाले बेटे बहू के लिए दिए हुए घाव भी है। सुरेश जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए दिल बहलाने के लिए कभी कभी कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वो एक कागज़ पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे तो उस पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसी समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई। सुरेश बाबू उस समय ठिठक कर बैठ गए और कागज़ को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए। सुरेश जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर सुरेश जी हैरान हो गए, साथ ही उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता सुमित उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों में चिपक गया। सुरेश बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक वह मन मारकर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमज़ोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? यहाँ पर मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। वो पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज सुमित का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। सुमित की इच्छा है कि आप उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी सुरेश बाबू बोले, देखो, मैं वो घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। उस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं, मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे, सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। तभी सुरेश बाबू बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसीलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्ध आश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रहा हूँ या मर गया। इतना तो दूर फ़ोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्ध आश्रम क्यों चले गए। आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए। नहीं, आज से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए सुरेश बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर सुरेश बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा है? कहा। इतनी बात सुनकर सुरेश बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी सुमित बोला, चलो चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर सुरेश बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे हैं।
परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन सुमित ने कहा तो घर जाने को तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही सुमित का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्ध आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। सुमित का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। सुरेश बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों के बाद मिले, परंतु सुरेश बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उसके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वह सोच रहे थे कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो वह बहुत ही भावुक हो चुकी। उस समय सुरेश बाबू जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी शोभा की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटी से क्या पेट भरता है, 1 रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ, 1 रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए। आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं शोभा, मेरा पेट भर चुका है और कितना खिलाओगी। अपनी बीते पल को याद करते करते सुरेश बाबू सोचने लगे कि एक शोभा थी जो मुझे 1 गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एकाएक 1 रोटी के लिए तरसा दिया। छोटा से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लेने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारे काम मुझसे करवाती थी। हालांकि मुझे वो काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की याद में गुम, पता नहीं कब उनकी आंख लग गए। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वह बाहर आए तो बहू रेशमी बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए रेशमी के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना ले, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। सुरेश बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं वो देखते हैं कि उनकी बहू रेशमी के चेहरे पर एक संतुष्ट भरी मुस्कान भी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। सुरेश बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्ध आश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, काम करता हूँ, किसी की चिक चिक नहीं होती, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपने मनपसंद का। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। सुरेश बाबू भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। वह दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे, तभी सुरेश बाबू की आवाज़ सुनकर रुक गए। सुरेश बाबू ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनका बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध आश्रम के प्रांगण में पहुंच गए। सुरेश बाबू वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से लक्ष्मी जी को बुलाने को कहते हैं। लक्ष्मी जी जैसे ही बाहर आई वैसे ही सुरेश बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू रेशमी को तो जैसे कांटों तो खून नहीं, उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर लक्ष्मी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो, आप यहाँ कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का लक्ष्मी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रेशमी बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है, एक बार तुम मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें
वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर लक्ष्मी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वो वृद्ध आश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकती है, मैं तुम्हें यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की किस हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की। इतना कहते हुए रेशमी अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी। जिस दिन मैं वृद्ध आश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती। इतना कहते हुए लक्ष्मी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे खुद को तुम्हारी माँ कहने में भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर रेशमी का सर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वो मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं। फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई रेशमी अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी बेटे ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो सुरेश जी और लक्ष्मी जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बेटे बहू या बेटी के पास नहीं रहना। हम वृद्ध आश्रम में रहकर ही सुखी है। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु सुरेश जी और लक्ष्मी जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सकें। इतना सुनकर सुरेश जी और लक्ष्मी जी अपने अपने कमरे में चले गए। रेशमी और बेटे दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज़ रखा था जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था। जब बेटे ने उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी, क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर बेटे के दिल पर ना जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर रेशमी अभी तक अपनी माँ की हालात को देखकर उस सदमे से उभर नहीं पाई थी, परंतु आज दोनों के पास पछताने के अलावा और रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्ध आश्रम में है संतान की वजह से कहाँ पहुँच गए। कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप भी चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।